हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा हमने देखा कि अभी तक हम लेटर सी बुक्स के को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इसके बेसिक्स के बारे में पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम। पहले इसकी हम थ्योरी को समझेंगे, देन उसके बाद इसका प्रैक्टिकल इसके प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Armed with the knowledge about the types of variable, constant and keyword, the next logical step is to combine them to form instruction. However, instead of this, we would write our first C program now. Once we have done that, we would see in detail the instruction that it made use of. तो इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमने वेरिएबल, कांस्टेंट किया या जो नॉलेज लिया है उस सब को मिला के हम अपना इंस्ट्रक्शन को बनाएंगे या इंस्ट्रक्शन को फॉर्म करेंगे। तो हम अपना पहला जो सी प्रोग्राम है उसको हम देखेंगे आज, और उसके बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन विथ आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम, डू रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल सी प्रोग्राम। रहे हैं आपके सामने कुछ स्टेप्स दिए गए हैं ABCDEF तक। तो ये कुछ रूल्स हैं जो सी प्रोग्राम को बनाने के पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज ईच इंस्ट्रक्शन इज in a C program is written as a separate statement. Therefore, a complete C program would comprise a series of statement. तो इस फर्स्ट स्टेप में लिखा गया है कि हर एक सी प्रोग्राम एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, और जो प्रोग्राम होता है वो एक सीरीज़ से मिलके बना होता है, स्टेटमेंट की सीरीज़ से मिलके, मतलब 1 2 3 लाइन या इंस्ट्रक्शन अपने आप में सेपरेट होता है, और इन्हीं सब इंस्ट्रक्शंस को मिला के हमारा प्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच वी विश दैम टू बी एग्जीक्यूटेड, अनलेस ऑफ कोर्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डिमांड अ deliberate jump or transfer of control to a statement which is out of sequence। तो इसमें लिखा है कि जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट को लिखेंगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगा। यदि हमें ऐसा नहीं करना है तो हमारे लिए कुछ लूप या जंप या कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग करना होगा। सी ब्लैंक स्पेस में बी inserted between two words to improve the readability of the statement. However, no blank space are allowed within a variable, constant or keyword। तो यहाँ पे दिया गया है कि ब्लैंक स्पेस दो वर्ड्स के बीच में रखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये हमारी रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने के लिए सुविधा हो, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। अदरवाइज़ आपको ब्लैंक स्पेस यदि आप नहीं देंगे तो आपका स्टेटमेंट सही होगा। डी ऑल स्टेटमेंट आर इंटर्ड इन अ स्मॉल केस लेटर। सारे स्टेटमेंट जो हैं वो हम किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में। And next one is C has no specific rule for the position at which a statement is to be written. That's why it is often called a free form language। तो C लैंग्वेज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कोई स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर ही जगह पे लिखें। आप कहीं भी कोई भी इंस्ट्रक्शन लेफ़्ट राइट या ऊपर या कहीं भी स्क्रीन पे टाइप कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। Next one is every C statement must end with a semicolon. This semicolon act as a statement terminator। जो आप इस पॉइंट में जो डॉट और एक कॉमा देख रहे हैं उसको हम सेमीकॉलन बोलते हैं। जैसे हम अपनी हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में फुल स्टॉप लगाते हैं कोई भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, तो वैसे ही सी प्रोग्राम में या मतलब किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में
किसी भी या सी प्रोग्रामिंग में हम स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का उपयोग करेंगे। और ये एक प्रकार से क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब उस लाइन से अपना जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। Let us now write down our first C program. It would simply calculate simple interest for a set of value representing principal, number of year and rate of interest. तो हमारा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ब्लू स्क्रीन विंडो पे बॉक्स में एक सी प्रोग्राम लिखा गया है जो क्या कैलकुलेट करेगा, सिंपल इंटरेस्ट। हम कोई भी प्रोग्राम बना क्यों रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे हमें किसी इंसान को या किसी पर्सन को कोई काम कराना रहता है तो हम उसको निर्देश देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इस काम को ऐसे ऐसे करिएगा, या हम उसकी विधि देते हैं, मेथड देते हैं। तो उसी प्रकार हमें ह्यूमन बीइंग को या यूज़र को या एक प्रोग्रामर को कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है या किसी मशीन से कोई काम करवाना है तो उसके लिए उसको भी इंस्ट्रक्शन देने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई माइंड तो है नहीं कि वो सोच मतलब याद रख सके या वो अपने आप से कोई काम कर सके। तो हम इन निर्देशों को ही एक साथ जो लिखते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में कुछ नहीं होता है, बस कंप्यूटर से कोई काम कराने लिए उसके क्या होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमारे लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है और उसका हमें रिजल्ट देना है। तो हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। और सी प्रोग्रामिंग में कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं एक कंप्यूटर को अपना टास्क करवाने के लिए या काम करवाने के लिए, वो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये एक प्रकार से कमेंट है जिसको हम स्लैश और स्टैक के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे प्रोग्रामर को समझने के लिए होता है, इसका कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं होता। जितने भी ये फर्स्ट टू लाइन्स हैं वो केवल कमेंट है जो एक यूज़र को या एक प्रोग्रामर को समझने के लिए है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये जो हैज़ इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h, देन इंट मैन सेमी ब्रैकेट बंद, फिर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, इंट pn कॉमा फ्लोट। ये जो भी आप देख रहे हैं इसके आगे का है नेक्स्ट पेज पे। तो हम वन बाई वन इस प्रोग्राम को समझते हैं। नाउ अ फ्यू यूजफुल टिप्स अबाउट द प्रोग्राम। कमेंट about program should be enclosed within a slash. For example, the first two statement in our program are commands. दो हमारे जो फर्स्ट टू स्टेप्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में क्या है, कमेंट है। Thought comments are not necessary. It is a good practice to begin a program with a comment indicating the purpose of the program, its author and the date on which the program was written. तो ये कमेंट्स लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये केवल इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, जैसे हमारा प्रोग्राम को हम कुछ दिन पहले बनाया और बाद में हमें उसको पता करना कि ये किस लिए बनाया है या कब बनाया है, तो हम अपनी मेमोरी के लिए या अपनी याददाश्त के लिए कुछ लाइंस कमेंट के थ्रू याद रखने के लिए प्रोग्राम में लिख देते हैं। कहीं भी कितने भी हम कमेंट दे सकते हैं और कहीं भी दे सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला। जैसे हमने फार्मूला दिया तो हमें बताना है कि ये फार्मूला है, तो इसको भी हम एज अ कमेंट लिख सकते हैं, जैसा आप विंडो में यहाँ पे देख रहे होंगे। Sometimes it is not very obvious as to what a particular statement in a program complies. At such time, it is worthwhile mentioning the purpose of the statement or a set of statement using a comment. For example, हमें बहुत सारे वर्थलेस कमेंट नहीं देना है, इससे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। Often programmers seem to ignore writing the comment, but when a team is building big software,
commented code is almost essential for other team member to understand it। तो कोई कोई क्या होता है प्रोग्रामर, जैसे हम केवल एक ही प्रोग्रामर, तो हम अपना प्रोग्राम समझ सकते हैं ईजिली कि हमने उसमें क्या काम किया है। पर यदि हम किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ़ लोग उसमें प्रोग्रामर्स में काम कर रहे हैं, तो उनको समझने के लिए कमेंट लिखना बहुत ही नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। Although a lot of comments are probably not necessary in this program, it is usually the case that programmers tend to use too few comments rather than too many. An adequate number of comments can save hours of misery and suffering when you later try to figure out what the program does। तो ये हमारे लिए कमेंट्स क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हम इसको फिगर आउट कर सकें या हम जान सकें कि हम इस प्रोग्राम में करवा क्या रहे हैं, दूसरे प्रोग्रामर को भी ये पढ़ने में आसान होगा। तो हम इसमें कमेंट्स को 1 लाइन कमेंट्स भी दे सकते हैं या 2 या 3 टाइम्स भी कमेंट को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में लिखा था इंट मैन, या जो मैन ये एक फंक्शन होता है। कोई भी प्रोग्राम जो सी में होता है उसका एग्जीक्यूशन या उस पर कंप्यूटर उसको रीड जो स्टार्ट करता है वो कहाँ से करता है, मैन फंक्शन से ही। सबसे पहले उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या देखेगा, मैन को ही देखेगा। ओके, तो मैन इज़ अ फंक्शन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ये पहले से ही उसका काम या उसका सेट हमने डिफाइन कर रखा है। जिसने ये कंपाइलर या जो लैंग्वेज बनाई है उसमें जो मेन फंक्शन है उसके स्टेटमेंट पहले से ही इसमें मतलब ये बना हुआ है। इन अ सी प्रोग्राम देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शन टू बिगिन विथ। वी वुड concentrate on only those programs which have only one function. The name of this function has to be main, जो open और closing bracket. It cannot anything as all statements that belong to main function are enclosed within a pair of braces curly brackets जो लिखे as shown below। तो हमारा जो प्रोग्राम होते हैं सी में बहुत सारे फंक्शन, सी इन अ सी प्रोग्राम देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शन। तो किसी भी सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, पर जो नेसेसरी है मतलब जिसमें हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसमें क्या होगा, वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा और मेन फंक्शन के बाद जो भी हम लिखेंगे वो इस कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं उसके अंदर लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट्स लिखे हैं मेन फंक्शन का, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ये इंट फ्लोट पी की वैल्यू एन की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी है, हमने सारा टास्क करा, उसके बाद उसको एंड किया है कर्ली ब्रैकेट से। तो जो इंट मैन होता है उसके अंदर स्टेटमेंट हम कितने भी दे सकते हैं, पर उस जो स्टेटमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। द वे फंक्शन इज कैलकुलेटेड return a value. Similarly, function in C also return a value. जैसे हमारा एक कैलकुलेटर है वो कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, वैसे ही फंक्शन भी क्या करता है, हमारे लिए कोई वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने 2+4 किया तो हमें कैलकुलेटर क्या देगा, 2+4 का आंसर 6 देगा। वैसे ही फंक्शन भी, फंक्शन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमने कोई काम दिया है तो वो हमें रिटर्न करेगा उसका रिजल्ट, है ना। तो मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न इन इंटीजर वैल्यू। जो मेन फंक्शन है जैसे हमने इंट मैन लिखा तो वो हमेशा क्या इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है, कोई भी नंबर वो हमें रिटर्न करेगा। हैंस देयर इज ए इंट बिफोर मेन फंक्शन, इसलिए ही मेन फंक्शन के आगे हमने क्या लिखा है, इंट, क्योंकि ये हमें हमेशा क्या एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। द इंटीजर वैल्यू दैट वी आर रिटर्निंग इज 0। सम कंपाइलर इवन परमिट अस टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम मैन। इन सच केस वी शुड proceed it with the keyword void. We would discuss function and their working in great detail in
चैप्टर 5, मतलब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि जो मेन फंक्शन होता है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है यदि हम उसके आगे इंट लिखेंगे, और यदि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे, वॉइड। वॉइड मीन्स VOID, एक वॉइड कीवर्ड होता है, एक इंट कीवर्ड होता है, जिनकी वैल्यू पहले से ही कंपाइलर में स्टोर है। तो इंट मतलब कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न ना करना। ओके, एनी वेरिएबल यूज इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट। हमने इस प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल यूज किए, हम वेरिएबल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमें कोई सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, ईयर चाहिए, रेट चाहिए, और जो SI निकलेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, उसको स्टोर करवाने के लिए एक जगह चाहिए कि हम कोई वैल्यू देंगे। जैसे हम प्रिंसिपल देंगे, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन देंगे, तो उसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर होना चाहिए, ईयर स्टोर होना चाहिए। तो इन सब की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें मेमोरी में एक नाम देना पड़ेगा कि हम किस जगह पे या किस सेल में उस मेमोरी को जाके स्टोर करवाएंगे। तो मेमोरी सेल का नाम ही वेरिएबल नेम कहलाता है। तो हमने पहले से ही हमें जो भी वेरिएबल को उपयोग करना है तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम में उसको बताना पड़ता है कि हम ये वेरिएबल का उपयोग करेंगे, और वो किस टाइप के वेरिएबल होंगे, मतलब कि वो कैसी वैल्यू स्टोर करेंगे। हमने वैल्यूज़ भी पढ़ी हैं कि इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, कोई भी अल्फ़ाबेट। तो जैसे हमें यहाँ इस प्रोग्राम में हम बात करें तो हमारे लिए इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स नंबर उपयोग करेंगे। तो इसलिए हमने इंट P और N वेरिएबल जो लिए हैं वो इंटीजर टाइप के लिए हैं, मतलब इसमें क्या वैल्यू उपयोग होगी, इंटीजर। और जो फ्लोट लिखा है R और SI, क्योंकि फ्लोट में क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू भी आ जाएंगी। हमें नहीं पता SI कैसे निकलेगा, शायद पॉइंट में कुछ वैल्यू आए, या जो रेट होगी वो भी पॉइंट में हो सकती है। तो इसलिए हमने 2 वेरिएबल को इंटीजर लिया है और 2 वेरिएबल को फ्लोट लिया है। ओके, इतना आप लोग को तो समझ में आया होगा। तो हमने पहले इनको क्या कर दिया है, डिक्लेयर मतलब हमने पहले ही प्रोग्राम कंपाइलर को बता दिया है कि हम ये 4 ये जो वेरिएबल हैं या मेमोरी सेल के नाम हैं जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हमने इनको इनिशियलाइज किया, मतलब इनकी वैल्यू हमने दी है कि P की वैल्यू होगी 1000, N होगा, ईयर होगा 3, एंड रेट होगी 8.5। ओके, और सारे ये जो स्टेटमेंट हैं उनको हमने एंड किया है सेमीकोलन से, क्योंकि हमने देखा था कि हर एक स्टेटमेंट को या हर एक लाइन को हमें किससे एंड करना है, सेमीकोलन से। ओके, इन द स्टेटमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे कैसे, तो एक हमें उसका फॉर्मूला देना पड़ता है इससे, और जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ऑपरेटर का उपयोग करके बनते हैं। तो ऐसा ही कैसे निकाला जाएगा, P स्टैक N स्टैक R डिवाइड बाय 100 और सेमीकोलन से क्लोज किया गया। तो सी में ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है जो अज्यूम कर ले कि 2 वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेटर है, तो उसको हमें लिखना ही पड़ेगा। जैसे हम मल्टीपल का उपयोग करते हैं तो हम बुक्स में लिख देते PNR डिवाइडेड बाय 100, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि PN और R के बीच में क्या है, मतलब मल्टीप्लाई है। बट यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैक से मल्टीप्लाई को बताने के लिए। तो हम इन फॉर्मूला को देने के लिए सी में हमने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं, इनकी वैल्यू में भी 45 ऑपरेटर सी में यूज़ होते हैं। ओके, इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलेंगे। अवेलेबल इन CR प्लस माइनस स्ट्रैक। सी इज़ वेरी रिच इन ऑपरेटर, मतलब सी में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। देयर आर अबाउट 35 ऑपरेटर अवेलेबल इन सी। आफ्टर
फॉर्मूला वी यूज़ printf का उपयोग किया है, जो हमारी वैल्यू को क्या स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। printf भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है, जो जिसका मीनिंग जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी, आप लोगों ने देखा होगा कि ये हैज़ इंक्लूड stdio.h क्यों लिखा है, तो stdio.h एक प्रकार की क्या है, लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी मतलब कीवर्ड्स फंक्शन जो पहले से डिक्लेयर हुए हैं उनको जो रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, लाइब्रेरी में। और इन लाइब्रेरी का हम उपयोग करेंगे किसके थ्रू, यहाँ पे जो हेडर फाइल को लिख के, तो ये हमारे प्रोग्राम में इनको अटैच करवाता है। ओके, तो printf में हम क्या देंगे, ये एक फंक्शन है, जो कुछ भी हम इसके बाद लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। For us to be able to use of printf function, it is necessary to use has include stdio.h। यदि हमें printf का अपने प्रोग्राम में उपयोग करना है तो हमें ज़रूरी है कि हमें फर्स्ट लाइन में जो हमने लिखा था has include ट्रायंगुलर ब्रैकेट में stdio.h at the beginning of the program। तो has include is a preprocessor director, ये क्या कहलाता है, preprocessor directive। Its purpose will be clarified in chapter 7। For now use it whatever you use printf। तो हम इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, पर यहाँ पे हमें printf का उपयोग करना है तो हमें वो फर्स्ट लाइन लिखना कंपलसरी है। ओके, printf को हम किस टाइप में देंगे, printf, फिर फॉर्मेटिंग स्क्रीन बताएंगे, फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल बताएंगे। जैसे हमें फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराना है तो printf के अंदर हम क्या लिखेंगे, mod f। यदि हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना है तो mod d, और यदि हमें कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराना है तो mod c। ओके, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।